रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं बाकी सारे ग्रुप्स के से, यानी जितने भी वैसे और ग्रुप्स होंगे स्पीशीज जैसे, उनसे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। अगर उनकी रिप्रोडक्शन हो भी जाए तो उनसे वाइबल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है, इसके मुताबिक अगर हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें तो इनकी जीन स्टडी की जा सकती है कि स्पीशीज के अंदर जीन फ्लो होगा। इसके अलावा स्पीशीज जो होती हैं इनके अंदर फिक्सेशन होगी कि अल्टरनेटिव अलील्स जो होंगी उनके लिए फिक्सेशन ये रखती हैं कि इनके अलील्स जो होती हैं वो चेंज इतना नहीं हो रही होती। इसी तरह से इनके अंदर हर स्पीशी के अंदर एक डिस्टिंक्ट डीएनए सीक्वेंस होगी और इसके अलावा उसके अंदर डिस्टिंक्ट एक कैरियोटाइप पाई जाएगी। आपको पता है ना कि हर स्पीशी का अगर आप डीएनए देखें तो उसके क्रोमोसोम्स को देखें तो एक खास सीक्वेंस के साथ वो अरेंज हुए होते हैं जिसको हम उसकी कैरियोटाइप कह रहे होते हैं, जिसकी आप एफएससी में एक डेफिनेशन भी किया करते थे कि द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस, तो उसको कैरियोटाइप कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम इसमें वैसे स्पीशीज़ को देखें, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट को, तो ये पहले दो कंसेप्ट्स की ही एक अमलगमेशन है, उन्हीं को ही कंबाइन किया गया है इसके अंदर। लेकिन ये कंसेप्ट काफ़ी वैलिड है। जो आप एफएससी में एक स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी किया करते थे, वो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट के हिसाब से डेफिनेशन हुआ करती थी। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट अब क्या बताता है कि आप उसमें एक डेफिनेशन पढ़ते थे ना, वैरायटी ऑफ लाइफ एक आपका चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 5th। तो उसमें एक डेफिनेशन थी कि अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। तो ये एक आप उसमें स्पीशीज की डेफिनेशन किया करते थे ये एक कंसेप्ट के मुताबिक। तो अब हम इसमें देखते हैं ये स्पीशीज की डेफिनेशन को भी, बाकी पॉइंट्स को भी। अब स्टूडेंट से सबसे पहला जो पैरा है आपने ये नोट करते जाया करें, साथ अपने पास एक नोटबुक रखा करें, पेन पेंसिल आपके पास हो, ताकि आप अपनी एक जो है ना पॉइंट्स बनाते जाया करें कि किस पैरे का क्या पॉइंट और क्या हेडिंग है और क्या उसमें डिटेल। अब बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट का जो पहला पैरा ये इसकी हिस्ट्री को बता रहा है कि ये कहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो 18वीं सदी के आखिर में क्या हुआ था कि जो दोनों पहले स्पीशीज के कंसेप्ट थे, जो मेडाइवल स्पीशीज कंसेप्ट थे, मेडाइवल कहते हैं क्रूने वुस्ता को, यानी जो मिडल होता है किसी भी सेंचुरी का वो मेडाइवल में आ जाता है, ठीक है। तो जो ओल्ड कंसेप्ट थे जिसमें आपको पता आपने पढ़ा है नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, जिसमें आपने देखा था कि स्पीशीज की कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है और स्पीशीज जो होती हैं जस्ट ये जो हैं मतलब कोई भी इनका वजूद नहीं है और इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। दूसरा आपने उसमें कंसेप्ट देखा था टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। कोई मुझे बता सकता है कि टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट क्या था और इसके क्या 4 पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट्स थे? मैंने आपको कहा था ना साथ साथ याद करें। एनीवन? क्या था भी टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट? कोई बता सकता है स्टूडेंट अपने वर्ड्स में? चलें इस तरह करें, इसके कोई और 3 नेम बता दें, जो आपको 3 नेम अदर बताए थे मैंने इसके। सर एसेंशियलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट, फिनेटिक स्पीशी कंसेप्ट वेरी गुड। और मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक स्पीशी। स्पीशीज और मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, वेरी गुड। यानी इस कंसेप्ट में क्या है कि मॉर्फोलॉजी की बेस पे स्पीशीज जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता था कि अगर मॉर्फोलॉजी उनकी मैच कर रही होती थी तो वो एक जैसी हैं, यानी एक ही स्पीशीज है। अगर मॉर्फोलॉजी डिफरेंट थी तो उनको कोई और स्पीशी मान लिया जाता था। और दूसरा जो था नॉमिनलिस्टिक, उसमें आपने देखा था कि इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये कंसेप्ट जो है ये दोनों को कंबाइन कर रहा है। तो एक नया स्पीशीज कंसेप्ट था जो 1750 के बाद जो था इमर्ज होना शुरू हुआ। एंड इट इज ऑगर्ड बाय स्टेटमेंट्स। ऑगर्ड कहते हैं प्रिडिक्ट करना, किसी चीज की पेशन गोई कर देना। तो इसकी पेशन गोई किस कैसे होगी हुई थी कि बफर ने एक स्टेटमेंट दी थी अपने बाद वाले जो उसने राइटिंग्स लिखी थी उसके अंदर। इसी तरह से मैरम, वॉयगर्ट, वाल्श और बहुत सारे नेचुरलिस्ट या टेक्सोनोमिस्ट जो 19th सेंचुरी के थे, उन्होंने इसकी पेशन गोई कर दी थी कि एक नया कंसेप्ट वजूद में आने वाला है। तो के जॉर्डन जो था इसने कंप्लीटली तौर पे इस कंसेप्ट को जो था वो इसको तरतीब दिया और इस कंसेप्ट के तमाम नतायज को उसने तरतीब दिया था 1905। ये आपने याद रखना है कि इस कंसेप्ट को बनाने वाला बेसिकली कौन था? के जॉर्डन। और अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है कि इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द टाइपोलॉजिकल एंड नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट। अब देखें कि जो दोनों कंसेप्ट थे ओल्ड टाइपोलॉजिकल और नॉमिनलिस्टिक, उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों के जो इज्जा हैं, उसको ये कंसेप्ट जो है कंबाइन कर रहा है। कैसे कंबाइन कर रहा है? बाय स्टेटिंग दैट स्पीशीज हैव इंडिपेंडेंट रियलिटी, कि हर स्पीशीज की एक अपनी आज़ादाना हकीकत है। एंड आर टिपिफाइड बाय द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जितने भी वहाँ के इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आप शुमार करेंगे, उनको काउंट करेंगे, तो उससे आप जो है वो जब इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगी? स्पीशीज। क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की आप डेफिनेशन भी एफएससी में पार्ट 1 में जो पढ़ते थे वो यही थी ना कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, यानी इसमें बेशुमार इंडिविजुअल्स जो एक जैसे होते हैं उनके मिलने से जो पॉपुलेशन बनती है उसको आप स्पीशीज मान रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट वही डेफिनेशन यहाँ पे देखे बन रही है
कि ये टाइपोलॉजिकल और नॉमिनलिस्टिक दोनों स्पीशीज के कंसेप्ट को इसमें जो है मर्ज कर दिया गया। कैसे कि इसमें स्पीशीज की एक तो इंडिपेंडेंट रियलिटी बताई गई है, दूसरा इसके अंदर ये बताया गया है कि जो स्पीशीज होती हैं इनको आप कैसे मालूम कर सकते हैं, बाय द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स को शुमारियात उर्दू में कहा जाता है। तो आप इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन बनती है उससे आप काउंट कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिपेंडेंट रियलिटी रखते हैं वो सारे कैसे हैं। अब अगली जो तीनों लाइनें हैं ये डिफरेंस है, इसकी आप हेडिंग बनाएंगे कि डिफरेंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट फ्रॉम नॉमिनलिस्टिक एंड वो जो दूसरा है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो पहले दो कंसेप्ट से ये डिफरेंट कैसे है, ये यहाँ से पॉइंट है कि इट डिफर्स फ्रॉम बोथ बाय स्ट्रेसिंग द पॉपुलेशनल नेचर। अब वो दोनों कंसेप्ट में आपने कहीं पे भी पॉपुलेशन का जिक्र नहीं पड़ा। सेकंड कंसेप्ट जो था नॉमिनलिस्टिक, उसमें आपने देखा कि जस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पीशीज होती ही नहीं। जबकि इसमें आपने पॉपुलेशन का जिक्र किया हुआ कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस। तो इसीलिए ये दोनों कंसेप्ट से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और दूसरा इसमें डिफरेंस उन दोनों से क्या है कि इसमें जेनेटिक कोहीजन बताई गई है स्पीशीज की, कि स्पीशीज आपस में क्या करती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं, जबकि उन दोनों कंसेप्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो इसमें अब जेनेटिक कोहीजन भी आ गई और पॉपुलेशनल नेचर भी आ गई स्पीशीज की। और इसके अलावा ये क्या बता रहा है कि हर स्पीशीज की जो अपनी हकीकत है, जो उसने पास से हासिल की है, वो कहाँ से आती है, उसके जीन पूल्स। यानी हर स्पीशीज आपको पता है कि उसका अपना एक जेनेटिक मेकअप है, अपना उसका डीएनए है। अब वो सब स्पीशीज का जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन का डीएनए होता है उसको हम जीन पूल का नाम देते हैं। यानी ऑल द अलील्स और जीन्स विच एग्रीगेटेड फॉर्म में जो होती है किसी भी पॉपुलेशन की गिवन टाइम के अंदर, उसको आप उसका जीन पूल मानते हैं। तो यहाँ पे जीन पूल के अंदर से ही हर स्पीशीज की एक अपनी हकीकत है, अपनी एक रियलिटी है जो उसने अपने पास से हासिल की। यानी उसके पेरेंट्स के पास जो जीन्स थी वही आगे ट्रांसफर होती जा रही हैं और उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है ड्यू टू मियोसिस। आपको पता है ना कि हम भी अपने पेरेंट्स से डिफरेंट क्यों मॉर्फोलॉजिकली नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर हमारे अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुआ है, दोनों डीएनए माँ का और बाप का मिक्सअप हो गए हैं और एक नया कम्बिनेशन वजूद में आया है। तो इसीलिए स्पीशीज जो होती हैं इनकी अपनी हकीकत कहाँ से आती है, इनके जीन पूल से जो इन्होंने अपने एंसेस्टर से, अपने पेरेंट्स से हासिल किया है। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट जो है स्पीशीज का, ये नेक्स्ट जो पूरा पैरा है स्टूडेंट्स, ये तीन प्रॉपर्टीज आप इसकी हेडिंग देंगे, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के मुताबिक तीन प्रॉपर्टीज या तीन एट्रीब्यूट्स या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको येलो से हाईलाइट की गई, नंबर 1 लिखा हुआ ऊपर, उसके 2 लिखा हुआ, तीसरी पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है आपको। तो अब जो स्पीशीज होती है इनके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के मुताबिक स्पीशीज होंगी। पहली इनकी खसूसियत क्या है कि दे फॉर्म अ रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। तो जितनी भी स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज के मेंबर्स हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, मेल और फीमेल, वो आपस में क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं आगे फर्दर। ठीक है। दूसरा स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इकोलॉजिकल यूनिट बनाते हैं। अब आपको पता इकोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरनमेंट। किसी भी स्पीशी का जो अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप है उसको आप इकोलॉजी कहते हैं। तो स्पीशीज जितनी भी होती हैं, जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स यानी सारे के सारे, वो क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एज अ यूनिट, मिलजुल के वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इकोलॉजिकल यूनिट बन गया। तीसरा फीचर जो है या प्रॉपर्टी जो स्पीशीज की होती है इसके मुताबिक, वो क्या है, जेनेटिक यूनिट ये बनाते हैं। यानी स्पीशीज जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा जीन पूल है जो बहुत लार्ज साइज का है और वो आपस में इंटर कम्युनिकेट कर रहा है। यानी एक स्पीशी जब दूसरी से इंटरब्रीड कर रही होती है तो वो जीन पूल के अंदर जीन्स एक्सचेंज हो रही होती है। जेनेटिक यूनिट के अंदर जो जीन्स आपका आपस में एक्सचेंज है वो जीन पूल के अंदर हो रहा होता है। तो इसीलिए वो जीन पूल का जो एक छोटा सा हिस्सा है वो हर स्पीशी अपने अंदर रखती है। यानी स्पीशीज को समझ लें एक बर्तन है, यानी एक बहुत बड़ा समझ लें कमरा हो, तो कमरे के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं, एक स्पीशीज के मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन सबके पास उस जीन पूल का एक छोटा थोड़ा थोड़ा हिस्सा मौजूद है। उसके यानी कि एक वेसल्स के अंदर, जैसे बर्तन के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें मौजूद होती हैं, तो ऐसे ही हर इंडिविजुअल के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा उस जीन पूल का एक हिस्सा मौजूद है। तो इस तरह से ये टेम्पररी वेसल का किरदार अदा कर रही होती हैं। जब भी जीन पूल को आप अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए हर इंडिविजुअल के पास जो उसका जेनेटिक मेकअप है वो उसके पास मौजूद होता है, लेकिन टेम्पररी मौजूद होगा, क्योंकि उसने उसको क्या कर लेना, एक्सचेंज कर लेना अपने बाकी मेंबर्स के साथ। तो वो एक्सचेंज होने से क्या होगा, वो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये तीन प्रॉपर्टी स्पीशीज की जो होती हैं
ये क्या करती हैं, ये टाइपोलॉजिकल डेफिनेशन को स्पीशीज की कंफर्म कर रही होती हैं, जबकि स्पीशीज जो होती हैं दे आर बेसिकली द बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस, और इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ रिलेट कर रही होती हैं। और स्पीशीज की ये डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे लिखी हुई इस कंसेप्ट के मुताबिक, ये थोड़ी सी शॉर्ट है, एफएससी वाली थोड़ी सी डिटेल्ड हुआ करती थी, तो उसको भी स्टूडेंट नोट कर लें, मैं आपको बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लें, ठीक है। ये वाली लिखनी चाहें ये लिख दें, दूसरी आप लिखनी चाहें तो दूसरी लिख लें, ठीक है। तो उसमें लिखें, आपके पास है ना नोटबुक सबके पास? जब यस भी मैंने सर। कहा था मेरे लेक्चर में नोटबुक रखा करें अपने पास, पेन और नोटबुक। तो जी लिखें, अ सर। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस, a species is a group of natural populations which can interbreed freely among themselves, which can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings, and produce fertile offsprings, but are reproductively isolated, but are reproductively isolated from all other such groups in nature। कर सर लिया बच्चों नोट? एक बार रिपीट A कर species देते। is a group of natural populations which can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings, but are reproductively isolated from all other such groups in nature। अच्छा स्टूडेंट्स, बैटरी टाइमिंग बहुत कम है, फिर लाइट ऑफ हो गई है, तो 20 मिनट की जस्ट बैटरी इसमें रह गई है, तो हम अपना नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो अब ये स्पीशीज की यहाँ पे डेफिनेशन देखें, थोड़ी सी शॉर्ट है। क्या स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस, यानी आपस में जो कुदरती पॉपुलेशन से इंटरब्रीड कर रही होती हैं और जो दूसरी पॉपुलेशन से इंटरब्रीडिंग नहीं करती हैं उनको हम स्पीशीज मानते हैं इस कंसेप्ट के मुताबिक। तो अब बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की अगर आप देखें तो इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई थी, क्योंकि इसमें बायोलॉजी को एक ऐसे लिया गया था जैसे अब देखिए कि बेजान चीज़ें अलहदा होती हैं, जानदार चीज़ें अलहदा होती हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की डेफिनेशन जो है वो किस बुनियाद पे रखी गई है, इस वजह से नहीं रखी गई कि ये बायोलॉजिकल, बल्कि इस वजह से रखी गई क्योंकि ये बायोलॉजिकल, क्योंकि ये जो है इसकी डेफिनेशन ही बेसिकली बायोलॉजिकल, इस बुनियाद पे नहीं रखी गई कि ये बायोलॉजिकल टैक्सोन को यानी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को ये जो है डिस्क्राइब कर रही, बल्कि इसकी डेफिनेशन है ही बायोलॉजिकल, इस वजह से ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है कि ये वाला कंसेप्ट को आप किसी भी बेजान चीज के लिए, इनएनिमेट वर्ल्ड के लिए, इनएनिमेट कहते हैं बेजान, तो बेजान वर्ल्ड के लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल मीनिंगलेस है, आप इसको वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ जिंदा चीजों के ऊपर आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की नेक्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंस में भी पहला जाता है कि इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है स्टूडेंट्स, एक स्पीशीज जो है बेसिकली ये एक प्रोटेक्टेड जीन पूल है। जीन पूल मींस कि तमाम जीन्स या तमाम अलील्स जो एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती हैं उसको आप जीन पूल कहते हैं, उस एग्रीगेट को, उस कम्बिनेशन को। तो अब स्पीशीज जो है इसके अंदर जीन पूल का एक मखसूस हिस्सा महफूज हुआ हुआ है। आपको पता है कि हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हम होमोसेपियंस हैं, हम सब लोग, तो हम सब के अंदर जेनेटिक मेकअप जो हमारा है वो दूसरों से डिस्टिंक्ट और महफूज हुआ हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है। तो जीन पूल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद है। और हम मेंडेलियन पॉपुलेशन यानी हम मेंडल लॉज को फॉलो करते हैं। और मेंडल लॉ को हम कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ अपनी ओन डिवाइसेस हैं। वो ओन डिवाइसेस क्या है? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, यानी एक स्पीशी के मेंबर दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होने की वजह से क्या होता है कि जीन फ्लो जो होगा उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है, यानी जीन पूल जो दूसरा होता है उसके साथ हमारी जीन्स मैच अप नहीं कर रही होती है। अब ये किस तरह से पॉसिबल है, इसका ये नेक्स्ट आप देखें, एक इसमें नेक्स्ट अगले पेज पे दो क्वेश्चंस भी स्टूडेंट बन रहे हैं ये वाले, कि व्हाई जीन पूल फॉर्म हार्मोनियस कॉम्बिनेशंस, व्हाई जीन पूल ऑफ द सेम जीन पूल फॉर्म्स हार्मोनियस कॉम्बिनेशंस, यानी एक ही तरह के जीन पूल के क्यों एक जैसे जो यकसानियत वाले कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं। तो उसका आंसर क्या है? बिकॉज दे हैव बिकम को अडेप्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी एक जैसी जीन्स जो हैं, जैसे अब ह्यूमन बींग्स की जीन्स हैं, ये क्यों आपस में एक्सचेंज होती हैं? क्योंकि इसमें हार्मोनियस जीन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। यानी इसमें क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम्स की मिसमैचमेंट नहीं होती, हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ पूरे मैच कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी क्रॉसिंग ओवर भी होती है और वो आपस में जो है वो क्या करते हैं कि आपस में साइनेप्सिस भी उनकी होती है और जेनेटिक कम्बिनेशन भी हो जाती है वहाँ पे। जबकि जबकि अगर दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीडिंग की जाए एक स्पीशी के मेंबर, तो उससे क्या होगा? डिसहार्मोनियस जीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसको
फिर प्रिवेंट किया जाता है बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी उसमें आइसोलेशन हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो दूसरा अब देखें पहला, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाई मिक्सिंग ऑफ जीन्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर प्रिवेंटेड। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज की जीन्स को कैसे मिक्स होने से प्रिवेंट किया जाता है। तो उसका आंसर ये है कि मिक्सिंग द जीन्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज यूजुअली लीड्स टू अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसहार्मोनियस जीन कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि डिसहार्मोनियस जीन कॉम्बिनेशन होगा कि जीन्स आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तो इसलिए इस मैकेनिज्म को फेवर किया जाता है बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मैकेनिज्म होगा। इसलिए हम देखें ना कि अगर सपोज जो है वो बिल्ली और जो है या कोई और जानवर जो है कोई और स्पीशी का वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, अगर कर भी लेंगे तो उनकी जो है वो क्रोमोसोम्स की मिसमैचमेंट होगी, जिससे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उनमें आ जाएगी। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी दो तरह की होती है ना, एक प्री जाइगोटिक ये होती है, एक पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है, जो आप बीएससी में पढ़ा करते थे। अब इसमें देखें कि अगर नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है कि इसकी हेडिंग बच्चों बनेगी कि स्पीशीज इज अ रिलेशनल टर्म। नेक्स्ट पहले की आप हेडिंग लिख लें, स्पीशीज इज अ रिलेशनल टर्म अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है, तो स्पीशीज जो बेसिकली है ये एक रिलेशन के हवाले से आप बात कर रहे होते हैं, ये नहीं कह रहे होते कि फलां स्पीशी है फलां स्पीशी नहीं है। यानी आप एक स्पीशी को ए को क्यों स्पीशी मान रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो बी के हिसाब से स्पीशी है। बी को आप स्पीशी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो सी के हिसाब से स्पीशीज है। और ये सबको आप क्यों स्पीशीज मान रहे हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकती। ए के साथ तो रिप्रोडक्शन कर सकती, बी के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। बी के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती, सी के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव बी और सी के दरमियान है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड जो होंगी एक दूसरे से, वो क्या है, स्पीशीज हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है इसकी अगर हम अहमियत देखें तो ये क्या करता है, कंसेप्ट दो जगह पे अप्लाई होता है, एक सिंपैट्रिक और एक सिंक्रोनिक पॉपुलेशंस के ऊपर। सिंपैट्रिक होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक ही जमीन पे प्रेजेंट हो, एक ही जगह पे प्रेजेंट हो। सिम का मतलब है टुगेदर, पैट्रिया का मतलब है लैंड, कि जो एक लैंड को शेयर कर रहे हैं। सिंक्रोनिक पॉपुलेशंस वो पॉपुलेशंस जो एक टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हो। तो ये कंसेप्ट एक ही जगह पे एक ही टाइम फ्रेम के अंदर जो पॉपुलेशंस आ रही होंगी उनके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। और ऐसी पॉपुलेशंस के लिए स्टूडेंट्स जो टर्म यूज होती है इसके अंदर टेक्सोनोमी के अंदर, वो है नॉन डायमेंशनल स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जो सेम टाइम में सेम जगह पे प्रेजेंट हों उसके इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के, उसको कहेंगे नॉन डायमेंशनल स्पीशीज। और अगर ऐसे होता हो कि सेम एरिया में कोई ऐसे इंडिविजुअल्स मौजूद हो जिनका टाइम फ्रेम सेम ना हो, यानी वो वक्त सेम पे मौजूद नहीं है, जैसे सपोज एक एनिमल मर चुका हुआ, उसका फोसल बन चुका हुआ है, वो फोसल वहां पे आपको मिलता है लेकिन वो जगह सेम है, क्या वो फोसल स्पीशी कहलाएगा? क्यों बे स्टूडेंट? वो सिंक्रोनिक नहीं है, यानी है तो वो सेम, सिंपैट्रिक तो वो है यानी सेम जमीन पे मौजूद है, लेकिन सिंक्रोनिक नहीं है, तो क्या वो नॉन डायमेंशनल स्पीशीज होगा? नहीं सर जी। क्यों बे? हाँ जी, वो नहीं हो सकता, सिंक्रोनिक होना जरूरी है। यानी इस कंसेप्ट के मुताबिक उसको आप नॉन डायमेंशनल स्पीशीज मानेंगे या बायोलॉजिकल स्पीशीज मानेंगे जो एक सेम प्लेस पे सेम टाइम पे मौजूद होंगे, जिनको नॉन डायमेंशनल स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, और ये इन सिचुएशंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस कंसेप्ट को बड़ी आसानी के साथ, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस कंसेप्ट को कहाँ पे अप्लाई करना मुश्किल होता है कि अगर दो पॉपुलेशन एक दूसरे से बहुत दूर की हैं, यानी उनका स्पेस भी बहुत है, फासला भी बहुत ज्यादा है, और वक्त का भी बहुत फासला, यानी जमीन भी उनकी जमीनी तौर पर भी वो दूर है और वक्त के हिसाब से भी वो आगे पीछे हैं, तो आप उनके स्पीशीज स्टेटस को नहीं डिटेक्ट कर सकते, क्योंकि आपको क्या पता कि वो दोनों स्पीशीज हैं या नहीं है। एक तो एक दूसरे से दूर बहुत थी, दूसरा उनका वक्त मैच नहीं कर रहा, यानी एक मर चुका हुआ है इंडिविजुअल, दूसरा जिंदा है, तो वो सिंपैट्रिक नहीं है, सिंक्रोनिक नहीं है, तो आप उनको कैसे स्पीशीज मान सकते हैं? यानी जितना एक दूसरे से दूर होती जाएंगी स्पीशीज, जितना वक्त उनका दूर होता जाएगा, जितना टाइम का डिस्टेंस होगा, जितना जमीन का डिस्टेंस होगा, उतना स्पीशीज स्टेटस आपको उनका बताना जो है मुश्किल होता चला जाएगा इस कंसेप्ट के मुताबिक। क्लियर यहाँ तक? जी सर। सर एक दफा रिपीट कर दे। मैं बच्चों बता रहा हूँ आपको कि स्पीशीज जो होती है ना, बायोलॉजिकल स्पीशीज, हम उनको मानते हैं जिनका टाइम और जिनकी जमीन जो होती सेम होती। यानी स्पीशीज जो होती हैं नॉन डायमेंशनल स्पीशीज, वो कौन सी स्पीशीज होती हैं जो एक ही वक्त में एक ही जगह पे मौजूद हों। वैसे पॉपुलेशन भी आप इसी को कहते हैं ना, पॉपुलेशन को, जो एक खास वक्त में खास जगह पे मौजूद इंडिविजुअल्स होते हैं। तो स्पीशीज क्या है, जो एक खास वक्त में खास जगह पे मौजूद होंगी, तो उनका स्पीशीज स्टेटस बताना ज्यादा इजी होगा। यानी सिंक्रोनिक होंगी, सिंक्रोनिक मींस कि उनका टाइम फ्रेम सेम है। टाइम फ्रेम से मुराद ये, जैसे ये प्रेजेंट जमाना जो है इसमें जो जिंदा जानदार हैं सारे, यानी अगर सपोज फैसलाबाद में जितने भी जिंदा जानदार लोग मौजूद हैं, इनका टाइम फ्रेम सबका क्या है, सेम। ऐसे ही है ना?
अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि कोई जानदार मरा हुआ मौजूद है जमीन के अंदर फॉसल की फॉर्म में, तो क्या उसका टाइम फ्रेम सेम बनता है? वो तो पुराने वक्तों में नहीं रहता था। क्यों भाई? वो जी सर। सिंक्रोनिक नहीं होगा। स्पीशीज क्या है जो सिंक्रोनिक होंगी और सिंपैट्रिक होंगी, यानी सेम जमीन पे सेम टाइम पे होंगी, उनको नॉन डायमेंशनल स्पीशीज कहा जाएगा। तो जो इस तरह सिंपैट्रिक और सिंक्रोनिक होंगी उनका स्पीशीज स्टेटस बताना आसान है। लेकिन अगर सिंपैट्रिक और सिंक्रोनिक ना हो, उनका टाइम किसी का और है, किसी की स्पेस और है, वक्त कोई और चल रहा है, पुराने वक्तों का मरा हुआ जानदार उसी जमीन में आ गया और बहुत दूर है वो पड़ा हुआ, एक यहाँ पे फैसलाबाद में, तो क्या उन दोनों का स्पीशीज स्टेटस बताना आसान है या मुश्किल है? क्यों भाई? मुश्किल है। मुश्किल होगा ना, उसका मुश्किल होगा। तो ये यहाँ पे बात हो रही थी इसमें। क्लियर अब यहाँ तक? क्योंकि जी बैटरी सर। बिल्कुल लैपटॉप की ऑफ होने वाली, मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलें जब नेक्स्ट रह गया आखिरी पैरा, सेकंड लास्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है, इसने स्टूडेंट्स एक और जो है प्रॉब्लम सॉल्व की कि इसने जो है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये पैरा आप याद रख लें। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की अगर इंपॉर्टेंस आ जाए तो ये पैरा पूरा उसका आंसर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट ने दो चीज़ों को सॉल्व किया। क्योंकि आप अपनी एफएससी की बुक में पढ़ा करते थे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एक एवोल्यूशन आपका चैप्टर हुआ करता था, उसमें आप देखते थे कि दो नजरियात चलते हैं। एक साइंटिस्ट उस नजरिए पे बिलीव करते हैं कि खुदा ने डिवाइन क्रिएशन हुई है, कि खुदा ने जैसे क्रिएशन पैदा की आज तक वैसी चलती है। जी वसीम माइक ऑफ कर दो, वसीम माइक ऑफ कर दो। ये वसीम को कहें जी माइक ऑफ करें। दूसरा इसमें जो था, यानी कि इसमें दो नजरिया चलते होते थे। एक नेचुरलिस्ट का नजरिया था कि स्पीशीज जैसी बनी हैं वैसी ही चलती आ रही हैं। एक नजरिया था डार्विन का, जो आप पढ़ते आए हैं। डार्विन कहता था कि स्पीशीज में चेंज आ सकता है ओवर टाइम, जिसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वो कहा करता था, चेंज इन द स्पीशीज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ स्पीशीज चेंज हो सकती हैं। तो नेचुरलिस्ट नजरिया और फ्लूइडिटी नजरिया जो था, ये दो नजरिया पाए जाते थे। पहला नजरिया जो था जिसमें स्पीशीज चेंज नहीं हो सकती, उसके ऊपर कार्लस लीनियस बिलीव किया करता था, यानी जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा नजरिया जो था जिसमें स्पीशीज फ्लूइडिटी की नेचर की होती है। फ्लूइडिटी नेचर मींस, आपको पता है ना, कोई लिक्विड आप किसी ग्लास में डाल दें उसकी ग्लास जैसी शेप बन जाती है, किसी आप बर्तन में डाल दें उसकी बर्तन जैसी नहीं शेप बन जाती लिक्विड की। जिस तरह के बर्तन में आप डालेंगे वैसा ही लिक्विड हो जाएगा, ऐसा होता है ना। जी सर। तो फ्लूइडिटी नेचर स्पीशीज की कौन कहते थे? डार्विन कहा करता था। डार्विन कहता था कि स्पीशीज जो है इनमें एवोल्यूशन होती है, चेंज होती जाती है। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट ने ये दोनों नजरियात का दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था, जो तजाद था, या जो आपस में इनकी बहस चल रही थी दो तरह के साइंटिस्ट की, उसको इसने जो है वो खत्म कर दिया। क्योंकि ये बहस जो थी इन दोनों साइंसदानों की, जिसमें लीनियस जो था वो एवोल्यूशन के ऊपर यकीन नहीं रखता था, वो कहता था एवोल्यूशन होती नहीं है। और डार्विन जो था वो स्पीशीज की फिक्सिटी पे बिलीव नहीं रखता था कि स्पीशीज चेंज नहीं हो सकती। डार्विन कहता था कि स्पीशीज चेंज होती हैं, और रियलिटी पे स्पीशीज की बिलीव नहीं करता था। तो इस कंसेप्ट ने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्स को, या दोनों के जो नजरियात है उनको कंबाइन कर दिया है और बता दिया है कि स्पीशीज होती हैं लोकल स्पीशीज होती हैं किसी भी खास टाइम के अंदर, और इनके अंदर क्या होता है कि ये अपने अंदर चेंज ला सकती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीशीज के अंदर चेंज आना ही आना है, और ये लोकल पॉपुलेशन होती हैं किसी खास एरिया की। तो इस तरह से इसने दोनों कंसेप्ट को कंबाइन भी कर दिया, और दोनों साइंटिस्ट जो थे, दो ग्रुप साइंटिस्ट के बने हुए थे, उनको भी आपस में यूनाइट कर दिया। तो इस तरह से इस कंसेप्ट से क्या हुआ है कि बहुत सारे बायोलॉजिकल डिसिप्लिन के अंदर इस कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। जैसे जो है वो इकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, या बिहेवियरल इकोलॉजी है, वहाँ पे ये सारा कंसेप्ट जो है अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्पीशीज को हम खास टाइम के अंदर जो है वो ले लेते हैं, और इनका जीन पूल जो होता है हम कहते हैं कि आपस में इंटरचेंज कर रही होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये एक जगह पे इकट्ठी पाई जाती हैं। इसमें फिर ये भी हम मान रहे होते हैं कि जब नॉन डायमेंशनल सिचुएशन होती है, नॉन डायमेंशनल स्पीशीज, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जब सेम टाइम पे सेम एरिया में सेम वक्त में जो है कोई भी जानदार पाए जाते हैं पॉपुलेशन के, वो नॉन डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो नॉन डायमेंशनल सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो इन एनिमे, यानी कि जो मटेरियल होता है, वो क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह जो होती हैं वो आइसोलेटेड स्पेस या टाइम में अगर हो जाए तो उनको हम कौन स्पेसिफिक कंसीडर कर लेते हैं। यानी हम उनको मानते हैं कि ये रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो कि मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यानी वो क्या होता है, या फिर रिप्रोडक्टिवली अगर एक जैसे भी हों तो मॉर्फोलॉजिकली वो